सैल्यूट इंडिया। एक बार फिर से मैं आपके सामने ईवीएस की ये सीरीज़ लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ और आज हमारा ये सेशन होगा 7वां। हमने 6 क्लास बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए जिनमें लाजो हमारे क्वेश्चन रहे हैं। उन क्वेश्चनों को देखकर आप ये तो जान गए होंगे कि किस प्रकार के ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। आपके बिल्कुल संप्रति अवधारणा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छे फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और उनकी शानदार व्याख्या आपको दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल साथियों, बिना किसी देरी के इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें और इस सीरीज़ को अपने प्यारे मित्रों के साथ साझा जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके मित्रों। ठीक है, इतना काम तो आपका बनता ही है। बात करते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की। जी हाँ मित्रों, 130 क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है आज का कि पर्यावरण अध्ययन में कौन सा नियम विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को विकसित करता है। पर्यावरण अध्ययन का ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है, ऐसा कौन सा कार्य है जो विनियमों और मूल्यों को सामाजिक अधिगम को विकसित करता है। ठीक है, तो समूह चर्चा है, पाठ्य पुस्तक है, परियोजना कार्य है या फिर निबंध लेखन है। इसका आंसर फटाफट दें मित्रों। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें आप लोग और पेज को लाइक करें, इस सेशन को आप शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों ऑप्शन ए आपका फर्स्ट है। क्योंकि जो समूह चर्चा होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है आपस में बच्चे बैठकर बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पर और वहाँ पर उनमें मूल्य विकसित होते हैं, नैतिकता के मूल्य होते हैं, बातचीत करने का तरीका विकसित होता है, सामाजिक अधिगम उसमें होता है। बच्चे अपने मित्र की बात सुनेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, उसका अवलोकन करें, हर प्रकार की चीज़ को देखते हैं और गौर से वो सीखते हैं और अधिगम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। कौन सा ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण संबंधी कौन सी एक समस्या नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन का हम शिक्षण करा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें समस्या तो आती है, पर इनमें से जो समस्या आपको दे रखी है उनमें से कौन सी समस्या नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, मतलब एक समस्या आपको यहाँ पर दे रखी है। ओके, मतलब कौन सी समस्या नहीं है वो हमें देखना है। तो पाठ्य पुस्तक का सुव्यवस्थित न होना, ये तो बिल्कुल एक समस्या है भाई, है ना, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो ये तो एक समस्या है। बात करते हैं अध्यापकों का प्रायोगिक कार्यों के प्रति अधिक रुझान होना, तो यह तो चीज़ ठीक है क्योंकि अगर अध्यापक ये चाहेंगे कि बच्चा प्रायोगिक रूप से कोई कार्य करे, बच्चा स्वयं करके सीखे, तो ये उनका रुझान सकारात्मक है, ये एक समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक प्रकार का क्या है, अधिगम को विकसित करने वाला कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आती है सी नंबर ऑप्शन की, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता न होना। बिल्कुल हो सकता है साथियों, क्योंकि ईवीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी विस्तृत है और हर एक जो चैप्टर है उसको प्रायोगिक रूप से प्रयोगशाला में ले जाकर प्रोजेक्ट के रूप में नहीं करवा जा सकता, तो हर एक जगह पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये भी एक शिक्षण की जो समस्या ही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो समस्या नहीं है और हमें यही तो पूछा गया कि कौन सी समस्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जी मित्रों, बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की। एक सृजनशील बालक हमेशा प्रायोगिक कार्य में उत्साह दिखाता है। क्या करता है बच्चा? सृजनशील है, कुछ नई नई चीज़ें बनाता है, सोचता है, समझता है, कुछ नई नई बातें कहता है, मतलब उसमें क्रिएटिविटी है ना। किसी बात को कहने का जो लहजा है वो कुछ अलग है। कोई बात कहता है तो कभी लिख कर कहता है, कभी गा कर भी कह देता है। ठीक है, कविता भी बना देता है फटाफट, कुछ नई नई चीज़ें बनाता है, वो मतलब सृजनशील है। ओके, तो क्योंकि वह देश के माध्यम से सीखता है। वो बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? तो अपसारी चिंतन के माध्यम से बच्चा सीखता है, योगात्मक चिंतन के माध्यम से बच्चा सीखता है, या फिर अभिसारी चिंतन के माध्यम से बच्चा सीखता है, या फिर अनुकरणीय चिंतन के माध्यम से बच्चा सीखता है। वो बच्चा किससे सीखता है? आपको सीधा सा ये पूछा गया जो सृजनशील बालक होते हैं उनका चिंतन का प्रकार कैसा होता है, ये पूछा गया इसके अंदर। ठीक है ना, तो उनके चिंतन का जो विस्तार होता है, जो स्तर होता है, वो अपसारी चिंतन होता है। कैसा होता है साथियों? अपसारी चिंतन होता है। कैसा होता है? अपसारी चिंतन होता है। जैसे कि एक समस्या है, क्या है, एक ये समस्या है और इसी समस्या का समाधान वो बच्चा विभिन्न तरीकों से निकाल लेगा, वही तो अपसारी चिंतन है। ठीक है, वही तो क्या है, अपसारी चिंतन है। ओके, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों और लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने।
प्लीज़ आप इनको शेयर जरूर करेंगे अपने मित्रों के साथ, अपने प्यारे भाई बहनों के साथ। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा लेकर आए तो आप कमेंट करें, आपके लिए वो उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की। किस सहायक सामग्री द्वारा नक्शे को छोटा या बड़ा बना सकते हैं? जो हमारी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है, टीएलएम होते हैं, है ना, उनको नक्शे को छोटा बड़ा करने के लिए कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, बुलेटिन बोर्ड का, चौक बोर्ड का, ग्रामोफोन का, तो मित्रों या फिर पेंटाग्राम का। ऑप्शन सी आपका जो है पेंटाग्राफ। इस चीज़ से क्या होता है कि जो नक्शा होता है उसके साइज को छोटा बड़ा किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की। फेसबुक साथी जो लाइव देख रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मित्रों टारगेट टेट एग्ज़ाम, हाँ, टारगेट टेट एग्ज़ाम से आप अगर सर्च करेंगे जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको हर रोज़ बेहतरीन पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। जो टेट संबंधी विभिन्न नोट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यचर्या उसमें आपसे यही पूछा गया है कि जो प्राथमिक लेवल है ना, वहाँ पर अगर ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक है तो उस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? विशेष रूप से पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? तो पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए, है ना, या फिर पाठ्य पुस्तक के अंत में, ये पाठ के अंत में, क्या पार्टी नहीं है साथी, ये पार्टी है ना, यहाँ पर बाय मिस्टेक आ गया। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए, क्या ये होना चाहिए? या फिर संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता होनी चाहिए, या फिर अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए? तो देखो, अगर आपको बात की गई कि प्राथमिक लेवल, क्या की प्राथमिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 8 कक्षा की बात है। और उसमें क्या है, देखो एक और दो जो कक्षा है वहाँ पर पर्यावरण अध्ययन किसके माध्यम से पढ़ा जाता है? तो आपको बता दूं, भाषा प्लस गणित के माध्यम से कक्षा 1 और 2 को जो पर्यावरण अध्ययन है वो सिखाई जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी जो हमारी ये पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यचर्या होगी उसके अंदर क्या देना चाहिए? तो पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल नहीं देना है ना। केवल परिभाषाओं से बच्चों को हम अधिगम नहीं करवा सकते हैं, उनकी लर्निंग को और ज़्यादा हम प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और पाठ के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न डालने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा ना। ऐसे ये चीज़, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, और संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या, बहुत ज़्यादा लंबी व्याख्या देना बच्चों को और उसी पर अधिक ध्यान देना, तो ये बिल्कुल चीज़ गलत है मित्रों। ठीक है, क्योंकि बच्चा व्याख्या से ज़्यादा नहीं समझ पाएगा, वो खेल विधि से समझ पाएगा। ठीक है, सहस्त्रीय प्रणाली का यूज किया जाए उसके लिए। ठीक है, तो अपने आसपास की चीज़ें हैं, है ना, उनको खोजने का अवसर बच्चे को प्रदान होना चाहिए कि वो अपने परिवेश के बारे में जान पाए कि वास्तव में पर्यावरण है तो क्या है। ठीक है, नदी नाले पहाड़ है, नदियाँ झरने हैं, तो ये क्या है, उनको वो अपने आसपास के क्षेत्र में खोज पाए। इस प्रकार के अवसर बच्चे को प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लाजवाब क्वेश्चन है मित्रों, आप शेयर करिए इसको, बिल्कुल अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। बात करते हैं 136 नंबर क्वेश्चन की। और पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षण इकाई के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। कोई शिक्षण की इकाई है, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमारा उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों से अधिक मेहनत करने के लिए तैयार किया जाए, क्या ऐसा होता है क्या? मूल्यांकन करने का हमारा ये उद्देश्य होता है क्या? तो आई थिंक ये तो नहीं होता है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी बोल रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में शिक्षार्थी प्रगति का पता लगाना, कि शिक्षण को उद्देश्य है ना, उसके संदर्भ में शिक्षार्थी ने कितनी प्रगति की है, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए है ना, उन निर्धारित उद्देश्यों के साथ में बच्चे ने कितनी प्रगति की है, क्या इसका पता लगाना होता है? या फिर विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत होना, विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत होना कि बच्चे ने अभी तक किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है, उस स्थिति से अवगत होना। ठीक है, या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड के आधार पर अलग अलग करना, तो ये भी तो ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी और सी में से हमारा कौन सा राइट होगा। तो मित्रों ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम ये तो पता करते हैं कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए उन उद्देश्यों में बच्चे ने अब तक कौन से उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, ये तो मूल्यांकन होता है। ठीक है,
तो क्या हुआ, ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और यहाँ पर देखो शिक्षण उद्देश्य और यहाँ पर विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है, बात यहीं पर बिल्कुल अलग हो जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की, लाजवाब क्वेश्चन है। प्लीज़ आप कमेंट करें, बताएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, इन क्वेश्चनों का लेवल कैसा है, ठीक है, और लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने शेयर जरूर करेंगे मित्र। बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। पर्यावरण अध्ययन सद नागरिकता का विकास करता है। क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन है ना, वो सद नागरिकता का विकास करता है। इससे अध्येता में यानी अध्ययन करने वाले में पर्यावरण के संबंध में जानकारी पैदा होती है, उसको प्रेरणा मिलती है और उत्तरदायित्व के भाव आते हैं, ठीक है, उत्तरदायित्व के भाव आते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है पर्यावरण अध्ययन विषय के संबंध में? ये परिभाषा चैपमैन टेलर ने दी है, स्वान ने दी है, वॉटसन ने दी है, या फिर AB सक्सेना ने दी है। बिल्कुल ऐसी परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। बिल्कुल आप पेन और है ना कॉपी लेकर बैठे इनको नोट डाउन करते चले, या फिर इसको आप इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, है ना। टारगेट टेट एग्जाम नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर एक चैनल दिखाई देगा, उसे ज्वाइन कर लेगा आप, ठीक है मित्रों। निम्न में से क्या राजस्थान का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है और इनमें से आपको ये पता करना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है या फिर ऐसा कौन सी चीज़ है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जंतर मंतर जयपुर बिल्कुल है, कुंभलगढ़ राजसमंद ये बिल्कुल है, रानी जी की बावड़ी ये नहीं है साथियों, और कालबेली जो नृत्य है ये भी है ना यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। इसकी स्थापना कब हुई तो आपको बताना है 4 नवंबर का बताना है, 4 नवंबर 1946 को। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। और इसका जो अगर आपको पूछ ले हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो पेरिस में कहाँ है साथियों? पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1946 को। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ है जी? पेरिस में है, जी हाँ पेरिस में है। बिल्कुल बिल्कुल इनको याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि पूछ ली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं 139 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब है। निम्न में से कौन सा रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से नहीं होता है? थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से कौन सा रोग नहीं होता, यानी 3 तो होंगे और एक नहीं होता, वो इसमें दे रखा है। जड़ोमंता, हाइपोकैल्सीमिया, मिक्सोडेमो, या फिर हाशिमोटो रोग। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन। ये कंप्यूटर मेमोरी 1 टेराबाइट में होते हैं। 1 टेराबाइट, 1 TB में क्या होता है, कितने कुछ होते हैं, बाइट होते हैं, किलोबाइट होते हैं, मेगाबाइट होते हैं, गीगाबाइट होते हैं। तो 1 TB में क्या होते हैं? 1024 क्या होते हैं? गीगाबाइट होते हैं। जी हाँ मित्रों, 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस मेमोरी से संबंधित जो भी चीज़ें होती है कि 8 बाइट में क्या होता है? 8 बिट, 8 बिट में 1 बाइट होता है। क्या होता है? 1 बाइट होता है, ठीक है। और 1024 बाइट में क्या होता है? 1 किलोबाइट होता है। और फिर 1024 किलोबाइट में क्या होता है? 1 MB यानी मेगाबाइट होता है। फिर 1024 MB यानी मेगाबाइट में 1 GB होता है यानी गीगाबाइट होता है। फिर 1000 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट है बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1 टेराबाइट में यानी 1024 गीगाबाइट होते हैं, या फिर 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, बात करते हैं 141 नंबर क्वेश्चन की। लाजवाब क्वेश्चन है,
बिल्कुल ये चीज़ें पूछ ली जाती है। इनको आप अगर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपको त्योहारों से संबंधित जितने भी ये फैक्ट हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करवा दूंगा, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सलीके से याद कर पाएंगे। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है क्या? तो बिल्कुल सही बात है जी, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। यानी शुक्ल को कहा जाता है चांदना पखवाड़ा, और कृष्ण ने जो रातें काली होती है वो कृष्ण पखवाड़ा होता है। ठीक है, बात करते हैं अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, बिल्कुल सही है। करवा चौथ, है ना, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है, ये भी सही है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद यानी भादुआ शुक्ल चतुर्थी को आता है, तो ये भी तो सही है। कजली तीज, कजली तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया, नहीं साथियों भाद्रपद शुक्ल तृतीया नहीं होती, वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया होती है। क्या होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तो है असुमेलित, तो यही है, और तीनों तीनों चीज़ें तो सही है, ये तो सही है, ये चीज़ गलत है। और हमें ये तो पूछा कि सुमेलित कौन सी, असुमेलित कौन सी है। ठीक है, तो कजली तीज वाला यहाँ पर जो शुक्ल है ना, इसकी जगह आपको कृष्ण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कृष्ण पक्ष में आती है जी मित्रों, कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक है, बात करते हैं 142 नंबर क्वेश्चन की। ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण रूडा, रूडा की स्थापना कब की गई, है ना। तो रूडा की स्थापना कब की गई वो आपको बताना है। ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण, अच्छा घेर कृषि मतलब कृषि के अलावा, जैसे कि कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई, है ना, चर्म का कारखाना है, चमड़े कारखाना है, या फिर गांव में अगर कोई कुम्हार से संबंधित कोई चीज़ है ना, मतलब कोई अगर मिट्टी के खिलौने बनाने से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, कोई कपड़े की छोटी मोटी अगर उद्योग लगाना चाहता है, तो उससे संबंधित उसके विकास के लिए रूडा की स्थापना की गई। तो 1992 में, 93 में, 94 या फिर 95 में की गई। कब की गई रूडा की स्थापना? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका 1995। कब? 1995 में रूडा की स्थापना की गई। इन चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपके सामने डिफाइन कर दिया है। ये सीरीज काफ़ी दिनों से चलती आ रही और चलती रहेगी, जिसमें आपके लाजवाब जो फैक्ट होंगे, जो आपकी अवधारण होंगी, वो कंप्लीट होती जाएगी मित्रों। बात करते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन लगता है बहुत बड़ा, पर बहुत सरल है, और इस क्वेश्चन में आपके लाजवाब जो फैक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक अवधारण आपकी मिशन संबंधित कंप्लीट हो जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2005 में की गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिल्कुल मित्रों, बिल्कुल लाजवाब है ना। हरियाणा में इसका क्या है, मुख्यालय है गुरुग्राम। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल बात सही है। और फिर बात आती है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का विस्तार करना, है ना, और बागवानी के उत्पादन में वृद्धि करना। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। बात आती है राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक भागीदारी 60:40% के अनुपात में है। ठीक है, तो ये फैक्ट बिल्कुल गलत है मित्रों। ठीक है, क्या है? गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। ये हमें पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बात करते हैं डी नंबर ऑप्शन की। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना गुड़गांव यानी गुरुग्राम हरियाणा में की गई। तो ये बात बिल्कुल सही है। जबकि ये जो भागीदारी साथ बता दो आपको कितनी है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तो है 85%, कितनी? 85, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी है 15, है ना, 15% है। ठीक है, तो कितना अनुपात है? 85:15, 85:15 है, 60:40 गलत है मित्रों। ठीक है, तो यही आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जरूर थोड़ी रीट है तो रीट संबंधी क्वेश्चन पूछे नहीं, कभी कभी आपको पता है इंडिया लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लें, 85:15 कर ले। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों। रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक जीव जंतु घोंसला बनाकर नहीं रहता है? ऐसा कौन सा जीव या फिर जंतु है जो घोंसला नहीं बनाता? भैया, ततैया, कठफोड़वा या फिर गिलहरी? तो मित्रों देखो, भैया होता है इसका सबसे सुंदर घोंसला किसका होता है? इसी का तो होता है ना, इसी का तो होता है। भाई खेतों में अगर कभी आपने देखे होंगे, बहुत मतलब अच्छी तरीके से शानदार लाजवाब तरीके से कूदते हुए जो घोंसले होते हैं, सबसे सुंदर भैया का घोंसला होता है।
कठफोड़वा होता है ना, उसका। और गिलहरी ये भी तो क्या बनाते हैं, घोंसला ही बनाते हैं। जबकि ततैया क्या बनाता है, छत्ता बनाता है। क्या बनाता है, छत्ता बनाता है साथियों, मधुमक्खी की तरह क्या बनाता है, छत्ता बनाता है। ठीक है, बात करते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन इस प्रकार है, आभास किस राज्य के एक क्षेत्र विशेष का पारंपरिक वस्त्र है। एक क्षेत्र विशेष का पारंपरिक वस्त्र कौन सा। आभास एक वस्त्र है ना, जो किस राज्य के क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा पहना जाता है। गुजरात, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक। तो साथियों गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, क्या है, कच्छ क्षेत्र, यानी क्षेत्र विशेष में कच्छ क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ का आभास होता है। और आभास एक वस्त्र है जो लोगों द्वारा पहना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल करेक्ट है। लाजवाब तरीके से, बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से इसका वीडियो हमने आपको अपडेट कर दिया है पहले से। प्लेलिस्ट में जाओ, बेहतरीन से बेहतरीन आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और उन वीडियो को अपने प्यारे मित्रों के साथ में साझा जरूर करें। कम से कम 2 मित्रों को तो शेयर करना ही है। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन ये है हमारे सामने। 146 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद निषेधक प्रतिनिषेध अधिनियम की किस धारा के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के परिधि में तंबाकू या तंबाकू उत्पादन के विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो मित्रों अगर आप चाहते हैं कि कोटपा COTPA कोटपा एक्ट है ना आपको पढ़ाया जाए 2003 लाजवाब तरीके से, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों 146 का जो आंसर का राइट है, धारा 6 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि अगर कोई विद्यालय है तो उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बेचा जाएगा है ना जो तंबाकू की श्रेणी में आता है, जो एक मतलब मादक पदार्थ के सेवन के रूप में उसे लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की। बाल विवाह निरोधक अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हरविलास शारदा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। जी हाँ मित्रों, हरविलास शारदा है ना, शारदा एक्ट कब आया था, 1929 में। कब आया था मित्रों, 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा से लागू किया गया था। तो जो हरविलास शारदा थे वो किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान का जयपुर से हैं, जोधपुर से हैं, अजमेर से हैं, कोटा से हैं। तो राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला अजमेर जिले से संबंधित हैं हरविलास शारदा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाल विवाह का जो निरोधक अधिनियम है वो कब आया था, आपको बता दूं शारदा एक्ट। जी मित्रों, शारदा एक्ट कब आया था, 1929 में। कब आया था, 1929 में हरविलास शारदा द्वारा इसको पारित करवाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, और अगर कहा जाए कि ये भारत में कब लागू होता है, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल को। जी हाँ मित्रों, 1 अप्रैल को, और 1930 को ये लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है शारदा एक्ट है ना, 1929 इसे कहा जाता है। तो अगर पूछ लीजिए बाल विवाह से संबंधित है तो उस समय विवाह की जो आयु है बॉयज और गर्ल की, इसको लड़कों की रखी गई 18 वर्ष और लड़कियों की रखी गई 14 वर्ष। जी हाँ मित्रों, शारदा एक्ट के संबंध में अगर आपको पूछ ले जाए कि जो लड़कों की शादी योग्य उम्र है वो तो 18 वर्ष रखी गई और लड़कियों की 14 वर्ष रखी गई। ठीक है, जबकि इसमें एक संशोधन हुआ था, वो हुआ था 1978 में। कब हुआ था, 1978 में एक संशोधन हुआ था, और उसी संशोधन के तहत है ना लड़कों की आयु कर दी गई 21 वर्ष और लड़कियों की आयु का 18 वर्ष कर दी गई। जी हाँ मित्रों, लड़कियों की आयु 18 वर्ष की कर दी गई और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। जी हाँ मित्रों, 1929 के एक्ट में एक संशोधन हुआ 1978 में। कब हुआ था, 1978 में। और इसी में क्या किया, इनकी जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु है उसको परिवर्तन किया गया। और इसको समाप्त कब किया गया, शारदा एक्ट जो अभी है ना अभी लागू नहीं है मित्रों, इसको समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, 2006 में। 2006 में ये कहते हुए समाप्त कर दिया कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर कोई भी एक्ट लागू नहीं हो सकता, उसे जारी नहीं रखा जा सकता। इसके विरुद्ध में इसके बाद एक नया जो एक्ट आया है उसका नाम है बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 जो संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ मित्रों, 1 नवंबर 2007 से। 1 नवंबर 2007 से
लागू हुआ 2006 का जो अधिनियम है, ठीक है। और इसका जो आंसर राइट है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको लगभग 15 नए क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। जी हाँ मित्रों, आपके 15 नए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन की। परिवार संबंधी शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन में कौन सा विद्वान संबंधित नहीं है? परिवार का शास्त्रीय संबंध सिद्धांत, परिवार का शास्त्रीय सिद्धांत जिन्होंने पितृसत्तात्मकता की बात की थी, इस सिद्धांत में कौन से विद्वान सम्मिलित नहीं है? तो अरस्तु, प्लेटो, हेनरी मेन, वेस्टमार्क। तो मित्रों ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। वेस्टमार्क है वो शास्त्रीय सिद्धांत से संबंध नहीं रखते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो एक बार फिर से सैल्यूट इंडिया, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने प्यारे भाइयों और बहनों को इसे शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी इसका बेनिफिट उठा सके और अपना अच्छा स्कोर कर पाए। मित्रों अगर आपको वास्तव में सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।